आ गई गुल खिलाकर। मनहूस मारी, तुझे ज़रा शर्म ना आई? अरे मुझे बताया होता मैं तेरी शादी करवा देती, लेकिन तुझे ज़रा गैरत ना आई ये गुल खिलाते हुए। बता कौन है और कहाँ से आ रही है? आगे बढ़कर ज़ारा बेगम ने एक थप्पड़ जवेरिया के मुंह पे मारा था। घर में दाखिल होते ही ज़ारा बेगम के साथ अपने सौतेले मामू और उसके बेटे को देखकर वो हैरान हुई। मोहल्ले के चंद अफराद भी घर में मौजूद थे। हाशिर जो जवेरिया को सहारा दिए उस कच्चे से घर में दाखिल हुआ था, एक बड़ी और भद्दी सी औरत की जुबान के जोहर सुनकर हैरान हुआ। कौन है ये? बताओ मुझे, वरना अभी के अभी जान ले लूंगी तेरी। क्या रिश्ता है इससे तेरा? अम्मी मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे बॉस हैं और ये बस मुझे छोड़ने आए हैं। चुप कर जा, इतनी रात को कौन सा बॉस छोड़ने आता है? बताओ मुझे, बेवकूफ़ समझती है मुझे? ए लड़के, बता क्या किया इसके साथ और इसकी ये हालत कैसे हुई? इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, मोहल्ले के एक मुअज्जिज शख्स ने ऊंची आवाज में ज़ारा बेगम को खामोश रहने का इशारा किया। ज़ारा खातून, अब तुम्हारी इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं। तुम्हारी बेटी इतनी रात को एक गैर मर्द के साथ न जाने क्या गुल खिला कर आई है। हमारी बच्चियां जब ऐसा कोई काम देखेंगी तो उन पर न जाने क्या असर पड़ेगा। या तो यहाँ से निकलो या फिर अपनी बेटी को यहाँ से निकालो। हम मजीद गंद बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने हॉस्पिटल से घर लाया हूँ। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। हमें कुछ नहीं सुनना। इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा। उसी शख्स ने मजीद उसके सर पर धमाका किया था। मैं कैसे कर सकता हूँ निकाह? और ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? इनका महज एक्सीडेंट हुआ था और मैं इन्हें घर लाया हूँ। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाशिर को मामला बिगड़ता नजर आ रहा था। नेकी उसके गले पड़ती नजर आ रही थी उसे। मोहल्ले वालों की तीखी नजरें उसी पर टिकी थी। ज़ारा बेगम ने एक और थप्पड़ जवेरिया के मुंह पर मारा था। अम्मी मेरी बात तो सुने। जवेरिया ने मजीद कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ारा बेगम ने उसे मौका ही नहीं दिया। तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जा दफा हो जा मेरे घर से। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ज़ारा बेगम मुगल्लिज़ात बक उसको धक्के पर धक्का दे रही थी। उससे ज़्यादा हाशिर में देखने की सकत नहीं थी। ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर उसने जैसे वहाँ सब लोगों को साकित किया। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अभी के अभी निकाह खान को बुलाया जाए, मैं इसी वक्त ये निकाह करूँगा। जवेरिया पर भी जैसे सख्ता तारी हुआ। इस फैसले की उसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। जुबान जैसे तालू से चिपकी थी। हाथ पकड़कर ज़ारा बेगम उसे कमरे में घसीटती हुई ले गई। कुछ देर बाद मोहल्ले वालों की बददुआओं के संग हिजाब व कबूल की रस्म अदा हुई। भारी होते सर के संग उसने बस साइन किए थे। उस वक्त कोई ख्याल, कोई एहसास उसके दिल में नहीं था। पल भर में जिंदगी कैसे बदलती है, हाशिर को इस बात का अंदाज़ा अब हुआ था। मुंतहा की तस्वीरें देखकर रात की नींद उड़ चुकी थी। रात देर तक जागने की वजह से उसकी आंख भी लेट खुली। फ्रेश होकर लॉयर के पास जाने का वो फैसला कर चुका था। आज हर हाल में उसने ये फैसला करना था। मुंतहा को मजीद अपनी ज़िंदगी में अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरीबा से मामला डिस्कस करता वो अपनी गाड़ी की जानिब आया। लॉयर से पेपर लेकर वो हवेली के सफ़र पर रवाना हुआ था। मुंतहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इस हद तक घटिया होगी तुम, मैंने सोचा भी ना था। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए वो उन तस्वीरों को सोच रहा था। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुकी। जितनी जल्दी वो वहां पहुंचना चाह रहा था उतनी ही देर हो रही थी। डैम इट, ये कैसे होना था? इसे भी अभी खराब होना था। स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारकर उसने गुस्सा कम करना चाहा। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया और मैकेनिक को फ़ोन करके उसके इंतज़ार में वो दोबारा गाड़ी में बैठा। 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन मैकेनिक का कुछ नहीं पता था। गाड़ी को वो कई मरतबा स्टार्ट कर चुका था, लेकिन गाड़ी ने भी जैसे आज जिद लगा ली थी। कुछ देर बाद मैकेनिक के आने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किए वो दोबारा सफ़र पर रवाना हुआ। हवेली की जानिब जाते रोड पर मुड़ा ही था कि सामने मौजूद लड़की एकदम गाड़ी के आगे आई। हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी उसने शायद तवज्जो नहीं दी। गाड़ी को बमुश्किल ब्रेक लगाए उसने बड़े हादसे को होने से बचाया। माथे पर बल डालकर वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि सामने मौजूद जवेरिया को देखकर उसके कदम रुके थे। माथे पर हल्की सी चोट थी, लेकिन लग रहा था सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। उसको यहाँ देखकर वो हैरान हुआ। जवेरिया को तो उस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। उसकी यहाँ मौजूदगी हाशिर को उलझा रही थी, लेकिन उस वक्त उसे यहाँ से ले जाना ज़रूरी था।
बाहों में उठाए वो हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे, लेकिन जवेरिया को होश नहीं आया। एक तरफ मुंतहा और दूसरी तरफ जवेरिया, वो उलझ चुका था। आज वहां जाना मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन उसने सोच लिया था कि कल हर हाल में हवेली जाएगा। सुने, आपकी पेशेंट को होश आ चुका है और वो आपको बुला रही है। नर्स की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में पटका। सरस बात में हिलाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां जवेरिया बेहाल सी लेटी थी। सर, मुझे मेरे घर छोड़ दें, प्लीज़, मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा। जवेरिया की दो टोक बात ने उसे सवाल करने से रोका और वो बाहर की जानिब बढ़ गया। जवेरिया भी अपना हैंडबैग थामे दुखते सर के साथ उसके साथ रवाना हुई। घर पहुंचकर जवेरिया ने उसको रोकना चाहा था कि वो अंदर ना ही आए, लेकिन यकदम उसे चक्कर आया था। हाशिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे लिए घर की जानिब बढ़ा, जहां एक नई कयामत उसकी मुंतज़िर थी। निकाह के बाद वो उसे अपने फ्लैट में ले आया था। गाड़ी में भी सफ़र खामोशी से कटा था। कुछ कहने के लिए हाशिर के पास बचा ही नहीं था। एक बेडरूम में उसे बिठाकर वो खुद दूसरे बेडरूम में बंद हुआ, सर पर हाथ फेर कर, जैसे वो अपना गुस्सा कम करना चाह रहा था। मुंतहा सुल्तान की आसानी में शायद एक दिन का इजाफा हो चुका था, लेकिन हाशिर हमदानी ने भी जैसे उसकी आसानी कम करने की ठान ली थी। कुछ सोचकर उसने लॉयर का नंबर डायल किया। इबाद साहब, क्या आप अपनी सेक्रेटरी या किसी वर्कर को मेरे घर भेज सकते हैं? मुझे आप तक तलाक की फाइल पहुंचानी है, जो आप कुरियर के जरिए मेरे घर पहुंचा दें। दूसरी जानिब से लॉयर का जवाब सुनकर उसने गहरा सांस लिया और गाड़ी से पेपर निकालकर उन पर आखिरकार दस्तखत करके मुंतहा की आसानी को ख़त्म कर दिया। पेपर्स लॉयर का वर्कर लेकर जा चुका था और सुबह ये कयामत मुंतहा सुल्तान की बस्ती में, मुंतहा सुल्तान की हस्ती पर कहर बनकर टूटने वाली थी। अफजल, ये क्या है? आगा जान लाउंज में बैठे चाय का कप सामने रखे अखबार पढ़ने में मगन थे, जब बाहर मौजूद गार्ड ने खाकी रंग का लिफाफा आगा जान के आगे रखा था। साहब जी, ये बाहर कुरियर वाला दे गया है, उस पर मुंतहा बीबी का नाम लिखा है। अच्छा, तुम जाओ, हम देख लेते हैं। किसी अनहोनी के एहसास से उन्होंने वो लिफाफा फौरन चाक किया और अंदर मौजूद मुंतहा की बर्बादी के कागजात ने जैसे उनके दिल की धड़कन रोकी थी। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। 10 साल पहले हाशिर की गई बात दिमाग में घूमी। निकाह तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब इस निकाह को ख़त्म कर दूँ। यानी उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। मुंतहा सुल्तान को आखिर आज उसने छोड़ ही दिया था। पेपर हाथ में पकड़े वो सोफे पर ढह गए। सलमान अली जो लाउंज में दाखिल हुए थे, आगा जान को यूं सोफे पर गिरते देखकर फौरन उनकी जानिब बढ़े। आगा जान, सब ठीक तो है? आगे बढ़कर उन्होंने उन्हें सहारा दिया। बिना कुछ बोले उन्होंने पेपर सलमान हमदानी के हाथ में थमाए। पेपर्स पर नज़र पड़ते ही सलमान हमदानी की आंखें हैरत से फैली थीं। बिना किसी को कुछ बताए हाशिर हमदानी ने एक घटिया फैसला किया था। फिरदौस, फिरदौस, किचन में मौजूद फिरदौस बेगम, जो मुंतहा के लिए फ्रेश जूस बना रही थी, सुल्तान हमदानी की ऊंची आवाज़ सुनकर यकलक दहल गई। सब कुछ छोड़े वो लाउंज में दाखिल हुई। क्या हुआ? सब खैर तो है? क्यों चिल्ला रहे थे आप? तुम कह रही हो कि चिल्ला क्यों रहा हूँ? मेरा दिल कर रहा है मैं हाशिर को जान से मार दूँ। ऐसी रजील हरकत उसने सोची भी कैसे? ये देखो अपने लाडले सपूत के कारनामे। पेपर्स उन्होंने फिरदौस बेगम की जानिब फेंके। फिरदौस बेगम ने कांपते हाथों से पेपर पकड़े और उस पर हुए दस्तखत और पेपर्स देखकर जैसे जान हलक में उतर आई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाशिर ये नहीं कर सकता। नहीं। महज 2 लफ्ज़ उनके मुंह से निकले। अपने कमरे में हार सिंगार में मसरूफ़ मुंतहा को लाउंज में मौजूद शोर ने चौंकाया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई और तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। क्या हुआ ताई अम्मी, सब ठीक तो है? मुंतहा की आवाज़ सुनते ही फिरदौस बेगम ने वो पेपर दुपट्टे के अंदर किए और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाई। इतना बड़ा सदमा वो मुंतहा के आसाप पर नहीं गिरा सकती थी। कुछ नहीं है बेटा, अपने कमरे में जाओ, कोई ख़ास बात नहीं। कुछ ख़ास बात नहीं है, जवाब आगा जान की जानिब से आया। आगा जान की बारोब आवाज़ ने जैसे मुंतहा को वहाँ से जाने का इशारा दिया। नज़र झुकाए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मेरे कमरे में आओ तुम दोनों, मुझे ज़रूरी बात करनी है, आगा जान भारी आवाज़ में कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। कॉल बेल पर आगा जान का नाम देखकर उसे एहसास हो गया कि पेपर्स उन तक पहुंच चुके हैं। स्पाट चेहरे के संग उसने फ़ोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। सर्द लहजे में दूसरी जानिब सलाम भेजकर वो खामोश हुआ। हमें आपके सलाम की कोई ज़रूरत नहीं है हाशिर अली हमदानी। आपने अपना कहा आखिर सच कर दिखाया, दिखा दी अपनी औकात।
कि आप एक घटिया और कमज़र्फ मर्द हैं। हमें इतनी बड़ी उम्मीद आपसे रखनी ही नहीं चाहिए थी। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जो आप उसको इतनी बड़ी सज़ा दे चुके हो? किस मुंह से हम उसका सामना करेंगे? आगा जान की जलाल भरी आवाज़ सुनकर हाशिर का चेहरा मज़ीद सपाट हुआ। आगा जान, उसे मासूम कहने से पहले आप उसकी सच्चाई जान लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी चालबाज औरत है। बस, आगा जान एकदम धाड़े थे। मेरी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप के गिरेबान में झांक लें तो अच्छा रहेगा। एक घटिया और कमज़र्फ मर्द होने का सबूत आप बहुत अच्छे से दे चुके हैं। कल के कल आप हवेली वापस आएं, बाकी बात यहीं आकर होगी। बिना कुछ सुने उन्होंने कॉल काट दी थी। डैम इट, तुम तो मर जाओ मुंतहा सुल्तान, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में शामिल होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। बालों को मुट्ठी में जकड़े वो अपना ज़ब्त आजमा रहा था। जाए नमाज पर बैठा वो शख्स लगता था कि आज सारी दुआएं कबूल करवाना चाह रहा था। या अल्लाह, अगर मेरी लगन सच्ची है तो एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा दे, या तो उसे मुकम्मल मुझे दे दे या फिर उसे मेरे जहन से निकाल दे। मेरी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तहान ना ले मेरे रब। शिद्दत गिरिया से फरियाद करता गाज़ान सिद्दीकी आज बेबसी की हदों पर आया था। एक झलक ने उस समझदार इंसान को दीवाना बना दिया था। अगर मुकम्मल उसे मिल जाती तो ना जाने कौन से रूप सामने आते। दिल की बेचैन होती हालत के सबब वो रोज़ एक उम्मीद के साथ जागता, लेकिन कोई सुराग, कोई पता उसे नहीं मिल रहा था। हर जगह उसे तलाश कर चुका था, लेकिन कोई भी कड़ी हाथ नहीं आ रही थी। रोज़ एक उम्मीद के साथ वो उस मॉल में जा रहा था, लेकिन सब कोशिशें नाकाम थी। हर जगह उसका पता करवाया, लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। और आज वो अपनी सब कोशिशों के बाद वो आखिर उस रब के हजूर हाजिर हुआ था जो सब की प्लानिंग करने वाला है। उसकी शिद्दत से की गई दुआ शायद आसमान से जा टकराई थी, लेकिन उसे अभी मज़ीद इंतज़ार करना था। मुंतहा सुल्तान को उस खुशबख्ती के लिए भी बहुत सी तकलीफ़ें सहनी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। जिस तरह आगा जान ने उसे जाने को कहा, उससे जाहिर था कि कोई ना कोई अहम बात ज़रूर है। दिमाग में जैसे अजीब से ख्यालात आ रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। ये मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर जा रही है। ये दिल को अजीब एहसास क्यों हो रहा है। आईने के सामने खड़ी वो अपने आप से सवाल कर रही थी, कहीं हाशिर ने तो कोई फैसला नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खुद ही अपने ख्यालात की नफ़ी करके दोनों हाथ से उसने लिपस्टिक रगड़ी थी। आज अपने सिंगार से ना जाने क्यों उसे खौफ महसूस हो रहा था। या अल्लाह, जो मैं सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल कुछ ना हो। या अल्लाह, उस शख्स का दिल बदल दे, उसे मुकम्मल मेरा कर दे। दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर उसने अपने रब से फरियाद की, लेकिन वो शख्स तो शायद बदल भी चुका था और किसी और का मुकम्मल हो भी चुका था। हाशिर अली हमदानी की हर धर्मी आप सुन चुके हैं सलमान। अब बताएं, हम किस मुंह से उस बच्ची का सामना करें? बताएं हमें। कोई लफ्ज़ हमदर्दी का हमारे दामन में नहीं है जो हम उस बच्ची को कह सकें। हमने बारहा चाहा कि रुखसती में देर ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाशिर और आपकी वजह से यह नामुमकिन हुआ। बताइए, कौन अपनाएगा उसे? ऐसे कांच भरे रास्ते पर उस बच्ची को फेंक दिया है कि कोई भी हिम्मत करके उसका हाथ नहीं थाम सकता। इन पेपर्स का सच हम कैसे अपनी बच्ची को बताएं? सलमान अली कुछ बोल ही नहीं पाए थे। कुछ नहीं है ना आपके पास कहने के लिए? इसी तरह हमारे पास भी कुछ नहीं है। आगा जान उनका झुका सर देखकर चिल्लाए थे, शाजिया बेगम, आपके पास कोई जवाज़ है तो दें हमें। बताएं, उस मासूम बच्ची पर इस कयामत का सच कैसे खोलें? सदमे की हालत में बैठी शाजिया बेगम के कान में आगा जान की आवाज़ गूंजी थी। यकदम दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला और दरवाजे पर मौजूद शख्स को देखकर पेपर बेसाख्ता आगा जान के हाथों से गिरे थे। मैं अपनी बच्ची को ये सच बताऊंगी। जूबिया बेगम की सपाट आवाज़ सुनकर फिरदौस बेगम शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरी थी। उस फरिश्ता सिफ्त औरत के साथ हुई इतनी बड़ी ज़्यादती ने फिरदौस बेगम को नज़र उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। यह आप क्या कह रही हैं जूबिया बहू? आगा जान की पुरमध्यम लहजे में आवाज़ गूंजी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आगा जान। हाशिर की आंखों में मुंतहा के लिए मैं नफ़रत बहुत पहले ही देख चुकी थी, लेकिन मुझे उससे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। और आज नहीं तो कल मुंतहा को ये सच्चाई पता चल तो जाएगी ही। तो इससे अच्छा है अभी इसी वक्त वो इस कयामत को झेल ले।
ज़्यादा खुशफहमी अच्छी नहीं। पेपर्स उठाकर वो कमरे से निकलती चली गई। फिरदौस बेगम तेज़ी से उनके पीछे लपकी, लेकिन आगा जान की आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए थे। कमरे का दरवाज़ा खोले ज़ूबिया बेगम स्पाट चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। गहरी सोच में गुम मुंतहा ज़ूबिया बेगम को देखकर चौंकी थी। दिल शिद्दत से धड़का था। बिना कुछ बोले उन्होंने पेपर मुंतहा के हाथ में थमाए। ये क्या है? कांपते लहजे में उसने ज़ूबिया बेगम की जानिब देखकर कहा, खुद खोल कर देख लो, तुम्हारी बर्बादी का सामान आ चुका है मुंतहा। चेहरा अब भी स्पाट था। तेजी से उसने पेपर खोले। दिल की धड़कन जैसे रुकी थी। सातों आसमान जैसे उस पर इकट्ठे आ गिरे थे। स्याह भंवर आंखों में पानी भरता चला गया। अम्मी ये कैसे, ये कैसे हो गया? अम्मी पेपर्स हाथ में पकड़े वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। कपकपाते लब, आंसू भरी आंखें, मलगजा सा हुलिया, नक्शक हर वक्त तैयार रहने वाली मुंतहा सुल्तान उस वक्त एक उजड़ी बेवा से रूप में मौजूद थी। अम्मी ये कैसे? मजीद बोलने से पहले ही वो ज़मीं बोस हुई। माँ का दिल उसकी हालत देखकर फटने को था। जानती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसी हालत होगी कभी सोचा ना था। मुंतहा मेरी बच्ची, हिम्मत मेरा बच्चा, ये तेरी तकदीर में लिखा था। उठ मेरी बच्ची। अम्मी क्यों? मैं ही क्यों? क्यों अम्मी, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? क्या उस जालिम को ज़रा रहम नहीं आया? एक मर्तबा तो सोचा होता कि मैं उसकी मनकूहा थी अम्मी, कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी। अम्मी क्यों किया उस जालिम ने मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर था मेरा? मुझे बताया तो होता मेरा कसूर, मुझसे पूछा तो होता। अम्मी सिर्फ एक बार पूछ लेता। बिना पूछे, बिना जाने उसने इतना बड़ा फैसला कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाई कि हलक में खराशें आई थी। बिलक बिलक कर रोती ज़ूबिया बेगम ने मुंतहा को सीने से लगाया था। बाहर बादल शिद्दत से गरजे थे। शायद उसके गम में अब्र भी शरीक था। अब्र बरसा और शिद्दत से बरसा। अंदर और बाहर दोनों तरफ नमी की बौछार थी। अम्मी क्यों रहम नहीं आया उस जालिम को? ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मैं मर क्यों नहीं गई? रोती कुरलाती वो अपनी माँ से फरियादें कर रही थी, जिसका ज़ूबिया बेगम के पास कोई जवाब नहीं था। अम्मी मैं मर जाऊंगी, कह दें कि ये झूठ है। अम्मी मुझसे नहीं सहा जाएगा। हकीकत जानने के बावजूद भी वो इस झूठी उम्मीद पर थी कि ये सच नहीं होगा। ज़ूबिया बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। ऊंची आवाज़ में रोती वो मुंतहा को सीने में भींच गई। ये सच है और इस सच को तुम्हें मानना ही होगा। हाशिर तुम्हें तलाक दे चुका है मुंतहा, छोड़ चुका है वो तुम्हें। ज़ूबिया बेगम ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। नहीं अम्मी। मज़ीद बोलना उसके आसाब ने जैसे गवारा नहीं किया। जहन तारीकी में डूबता चला गया। मुंतहा, मुंतहा मेरी बच्ची। गाल थपथपाती वो उसे होश में लाने की कोशिश में थी, लेकिन मुंतहा सुल्तान के आसाब शायद कुछ देर सुकून चाह रहे थे। वो सुकून जो उसकी ज़िंदगी से छिन चुका था, रूठ चुका था उसकी ज़िंदगी से जो सुकून। यार ये तूने क्या किया? बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अगर प्यार से डील करता तो मान ही जाती, लेकिन नहीं। तुझे तो अपना गुस्सा और अपनी अना अजीज है। शानी को हद से ज्यादा तैश आ रहा था। नाम मत ले उस औरत का। साली ने सारा काम खराब कर दिया। उसे मैं अपना भाई दे रहा था, अपनी जान से प्यारी चीज दे रहा था। उसके साथ साथ पैसा, इज्जत सब मिल जाता उसको, लेकिन नहीं, सदा की घटिया औरत। बस मोहब्बत चाहिए, 2 टके की इज्जत नहीं, और आ गई मोहब्बत मांगने। जैसे मैं तो मोहब्बत की दुकान सजाए बैठा हूं ना इसके लिए। अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार देता। यार क्यों, क्या पागलपन है ये? और क्या बोले जा रहा है तू? शानी मैं लेक्चर सुनने के किसी मूड में नहीं हूँ। इस वक्त मैं कुछ नहीं चाह रहा। मुझे बस अब यहाँ से कुछ दिन के लिए कहीं दूर जाना है। अगर मैं यहाँ रहा ना, पागल हो जाऊंगा। बालों को जकड़ कर उसने अपने गुस्से को कम करना चाहा, जो 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। जवेरिया के जवाब को सुने बगैर ही उसने कल उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। कल से वो अपने फ्लैट में नशे में धुत पड़ा था। गाजान को इस मर्तबा उसने पहले ही आगाह कर दिया था, इसलिए कोई जवाब बाकी नहीं रहा था कि वो उससे सवाल जवाब करता। ओह, तो अब अपने भाई को छोड़कर जाएगा तू? रह लेगा उनके बगैर? हमदान के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। बता मुझे। कंधे पर पंच रसीद किए उसने हमदान से इस्तफसार किया। बोल, अब चुप क्यों है? कोई जवाब नहीं है ना तेरे पास? बोल।
نہیں ہے मेरे पास कोई जवाब। नहीं रह सकता मैं अपने भाई के बगैर। जबड़े भींच कर वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया और साइड टेबल पर मौजूद ग्लास को एक झटके से ज़मीन पर फेंका। लेकिन अगर मैं उनसे दूर ना हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा ये पागलपन किसी की मौत का बाइस बन जाएगा। इसलिए मेरा दूर रहना ही अच्छा है। और शानी, मेरे बाद तूने मेरे भाई का ख्याल रखना है। उन तक किसी भी तरह की लड़की को नहीं पहुंचने देना, वरना मैं जान से मार दूंगा तुझे। सारा मलबा उसने जीशान के सर पर रखा। यार, ये तू क्या कह रहा है? तेरा जल्लाद भाई मेरी जान ले लेगा अगर उसे कुछ भी पता चला कि मैं कोई रुकावट खड़ी कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, बस तूने मेरा ये काम हर हाल में करना है। और याद रख, मुझे उस लाल हिजाब वाली का पता भी जल्दी चल जाना चाहिए। उसको तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। सरेआम थप्पड़ मारा था उसने मुझे। मैंने भी उसे सरेआम जलील ना किया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्दीकी नहीं। 1 महीना मैं सुकून से जीना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तू यहाँ सब अच्छे से संभाल लेगा। शानी महज सर हिलाकर रह गया। अगर कुछ बोलता तो ना जाने हमदान उसके साथ क्या सलूक करता। हाशिर को कमरे में दाखिल होते देखकर जवेरिया अपनी जगह पर सिमटी थी। कल से वो एक ही लिबास में मौजूद थी। स्पार्ट चेहरे के संग वो एक जगह बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मेरी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल तुम्हारे हिस्से में आ गई। लहजे में शदीद शर्मिंदगी थी, लेकिन जवेरिया कुछ नहीं बोली। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा जवेरिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करोगी। मैं नहीं जानता तुम वहाँ क्यों गई थी और तुम्हारी क्या मजबूरी थी। मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये मलाल ताउम्र नहीं जाएगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूँगा। जिस दिन तुम्हें मुझ पर एतबार आएगा, तुम खुद सच बता दोगी और इस रिश्ते को नाम भी दे दोगी। किस्मत ने अगर साथ जोड़ दिया है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं। कमज़र्फ मर्द भूल गया था कि एक रिश्ता पहले भी किस्मत ने जोड़ा था, जिसे अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा गया था वो। मनपसंद चीज़ मिल जाने पर वो एक नेमत पहले ही ठुकरा चुका था। मैं आज हवेली जा रहा हूँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। घर में हर चीज़ मौजूद है। ये फ़ोन रखो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना। कल तक लौट आऊँगा। कल तक मैं लौट आऊँगा। और हाँ, तुम्हारे घर वालों से भी बात करूँगा। नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो दाग मुझ पर लगाकर उस घर से निकाला है, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ कभी भी जाएं या मुझे मजबूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। इस पूरे अरसे में अब जवेरिया कुछ बोली थी। हाशिर को उसकी बौखलाहट ने चौंकाया, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं कल शाम तक लौट आऊँगा।